गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। हम लोग अपना 5वां चैप्टर वातावरण संसाधन एवं उसके संरक्षण लास्ट टॉपिक में आ गए हैं। जैव विविधता तथा संरक्षण, बायोडाइवर्सिटी एंड कंजर्वेशन। इसमें हम लोग जैव विविधता क्या है, इसके महत्व, इसके क्षति का कारण, सुंदर वन की समस्याएं और जैव विविधता के संरक्षण के क्या क्या तरीके हैं उनको हम लोग यहाँ पे अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग देखें कि जैव विविधता या बायोडाइवर्सिटी किसको कहते हैं। तो प्रकृति में जितने भी प्रकार के जीव जंतु, जितने भी पौधे उपस्थित हैं, उन सभी को, उनके वेराइटीज़ को, उनके प्रकार को, कितने प्रकार के जीव जंतु उपस्थित हैं, उसको हम लोग जैव विविधता कहते हैं साधारण शब्दों में। तो जैव संगठन के सभी स्तरों पर जीवन की विभिन्नता है, जिसे जैव विविधता कहते हैं। जैव विविधता शब्द का उपयोग W.G. रोजन ने सबसे पहले 1985 ईस्वी में किया था, इसको याद रखना। और हमारे देश में भी जैव विविधता प्रचुर मात्रा में है। बहुत सारे जीव जंतु, विभिन्न प्रकार की जीव जंतु हमारे भारत देश में पाए जाते हैं। अतः भारत देश की जैव विविधता उन्नत है। यहाँ जीव, जीन, प्रजाति और पारिस्थितिक तंत्रों की समग्रता है। तो जैव विविधता के प्रकार देखेंगे। तो जैव विविधता के प्रकार मतलब विभिन्न प्रकार के जीव जंतु जो हैं, पेड़ पौधे जो हैं, उनमें विविधता किस तरह की पाई जाती है। तो देखो, 3 प्रकार की जैव विविधता होती है। आनुवांशिक जैव विविधता या जेनेटिक बायोडाइवर्सिटी, प्रजाति जैव विविधता या स्पीशीज बायोडाइवर्सिटी, और तीसरा है पारिस्थितिक जैव विविधता या इकोसिस्टम डाइवर्सिटी। फर्स्ट देखें हम लोग आनुवांशिक जैव विविधता। तो ये विविधता कहाँ दिखाई देगी? एक ही जाति के विभिन्न सदस्यों के बीच जो विभिन्नता या विविधता पाई जाती है उसको हम लोग आनुवांशिक जैव विविधता कहते हैं। और यह किस कारण से होता है? जीन की रचना एवं स्थिति में परिवर्तन के कारण। DNA जीन की रचना या स्थिति में परिवर्तन होने के कारण इस तरह की विभिन्नता या विविधता दिखाई देती है। क्योंकि देखो, एक ही माता पिता से उत्पन्न संतान जो है वो अलग अलग प्रकार से दिखते हैं। उनकी आँखें, उनकी लंबाई, उनका हेयर कलर सब अलग अलग, उनके रंग। तो इस तरह से विभिन्नता जो दिखाई देती है एक ही जाति के सदस्यों में, उसको हम लोग आनुवांशिक जैव विविधता कहते हैं। इसी प्रकार की विभिन्नता के कारण हमें धान, गेहूँ, मक्का आदि की कई किस्में उपलब्ध हैं। ये विभिन्नताएं जीवों को वातावरण के अनुकूल बनाती है। जिस जीव में जितनी ज़्यादा विभिन्नताएं या अनुकूल विभिन्नताएं पाई जाएंगी, वो जीव उतना ही वातावरण के अनुसार अनुकूल होगा। और कुछ अनुपयोगी विभिन्नता के कारण जीव वातावरण के अनुकूल नहीं बन पाते हैं। नेक्स्ट देखें हम लोग, दूसरा जो है प्रजाति विभिन्नता या स्पीशीज डाइवर्सिटी। ये क्या होता है? किसी खास क्षेत्र में कितने प्रकार की प्रजाति या स्पीशीज पाई जाती है, उसको हम लोग प्रजाति विभिन्नता या स्पीशीज डाइवर्सिटी कहते हैं। यह विविधता विभिन्न प्रकार की जातियों, प्रजातियों के बीच विविधता के कारण होती है। एक विशेष पारिस्थितिक तंत्र में प्रजातियों की संख्या या विविधता को प्रजाति विविधता कहेंगे। अलग अलग प्रजाति के जीवों में आनुवांशिक अनुक्रम में स्पष्ट रूप से भिन्नता होती है। क्योंकि ये अलग अलग प्रजाति के हैं तो इनमें आनुवांशिक विभिन्नता पाई जाती है और इनके बीच प्रजनन नहीं होता। कुछ ऐसे भी जीव हैं जो बहुत निकट से संबंधित होते हैं और उनके आनुवांशिक गुणों बहुत अधिक समानता होती है। जैसे देखो, मानव एवं चिंपैंजी के लगभग 98.4% जीन समान है। तो किसी देश की जैव विविधता को वर्णित करने का यह आम स्तर है प्रजाति विभिन्नता।
तीसरा प्रकार जो है पारिस्थितिक तंत्र विविधता या इकोसिस्टम डाइवर्सिटी, यानी किसी भौगोलिक क्षेत्र में पारिस्थितिक तंत्रों की विविधता से इसका तात्पर्य है। जैसे वन या घास के मैदान, मरुस्थल, पर्वत, नदी, झील, समुद्र आदि का जो पारिस्थितिक तंत्र होता है, इकोसिस्टम होता है, उसमें इस तरह की विविधता पाई जाती है। प्रत्येक पारिस्थितिक तंत्र की अपनी विशिष्टता होती है और सभी पारिस्थितिक तंत्र में अपने अपने अनुकूलन के अनुसार जैव विविधता पाई जाती है। पारिस्थितिक विविधता की माप कठिन होती है क्योंकि पारिस्थितिक सीमाएं व्यवस्थित रूप से निर्धारित नहीं होती हैं। आगे हम लोग देखेंगे जैव विविधता की परिमाप, मैग्नीट्यूड ऑफ बायोडाइवर्सिटी। परिमाप का मतलब, जैव विविधता का मतलब है विभिन्न प्रकार के जीव जंतु जो पृथ्वी पे उपस्थित है। तो इसका परिमाप क्या होगा कि विभिन्न प्रकार के जो जीव जंतु उपस्थित है वो कितनी है उनकी संख्या। तो जैव विविधता की परिमाप का अर्थ पृथ्वी पर वास करने वाले विभिन्न पौधों और जीव जंतुओं की जातियों प्रजातियों की संख्या ज्ञात करना है। और पृथ्वी पर प्राणियों की प्रजातियों की संख्या करीब 30 मिलियन है, लेकिन सभी ज्ञात प्रजातियां नहीं हैं। ज्ञात प्रजातियों की संख्या 1.7 से 1.8 मिलियन ही है, यानी बहुत सारी ऐसी प्रजातियां हैं जो अभी भी पहचान नहीं की गई हैं। अब देखें हम लोग कि जितनी भी ज्ञात प्रजातियां हैं उनको पहचान कर उनका वर्गीकरण, उनको एक नाम देना, वैज्ञानिक नाम देना, यानी उनका आधुनिक वर्गीकरण अवधारणा देने का, वर्गीकरण करने का श्रेय किसको जाता है? कैरोलस लिनियस, क्योंकि उन्होंने एक आधुनिक नामकरण की अवधारणा, द्विपद नामकरण या बाइनोमियल नोमेनक्लेचर दिया था, जिसके अनुसार कोई भी जीव का नाम उसके वंश और इस जाति के नाम पे होता है। जो दो नाम जो होता से उसका वैज्ञानिक नाम जो दिया जाता है वो उनमें से एक नाम उसके वंश का और दूसरा जाति का होता है। जैसे मनुष्य का जो नाम वैज्ञानिक नाम है होमो सेपियंस, जिसमें होमो जो है वो वंश का और सेपियंस जाति के नाम का को लिया गया है। दो शब्द लिया जाता है, दो नाम, तो उसमें एक नाम वंश का और दूसरा जाति का। तो द्विपद नामकरण या बाइनोमियल नोमेनक्लेचर देने के लिए आधुनिक वर्गीकरण के पिता के नाम से कैरोलस लिनियस को जाना जाता है, फादर ऑफ मॉडर्न टेक्सोनॉमी। तो ज्ञात प्राणियों में अब देखा गया कि सबसे ज़्यादा संख्या में कौन से समुदाय के जीव हैं, कौन से संघ के जीव हैं? आर्थ्रोपोडा। आर्थ्रोपोडा सबसे बड़ा संघ है, क्योंकि 61 जितना भी ज्ञात जीव है अभी तक, उसमें से 61% जो जीव है वो कीट समुदाय यानी आर्थ्रोपोडा का है। इसलिए आर्थ्रोपोडा सबसे बड़ा संघ है ज्ञात जीवों में। अब हम लोग देखेंगे कि पृथ्वी पे जो इतने प्रकार के जीव जंतु पेड़ पौधे उपलब्ध हैं वो किस लिए हैं, क्या उनका महत्व है? तो हम लोगों को साफ साफ दिखाई देता है कि पेड़ पौधे और जीव जंतु हम लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। क्यों महत्वपूर्ण है, क्यों इनका महत्व है, उसको हम लोग पॉइंट वाइज अभी देखेंगे। तो 1 नंबर देखो, खाद्य स्रोत एवं उन्नत किस्में। जितने भी हम लोगों के खाद्य स्रोत हैं, खाने के जो फूड हैं वो हम लोगों को, और विभिन्न प्रकार के जो उन्नत किस्म के भोज्य पदार्थ हैं वो हम लोगों को पेड़ पौधे और जीव जंतुओं से ही प्राप्त होते हैं, जिनमें विभिन्न खाद्य पदार्थ उपलब्ध हो जाता है। इन खाद्य पदार्थों द्वारा हम लोगों को प्रचुर मात्रा में कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन, मिनरल आदि प्राप्त हो जाता है, और साथ ही साथ बढ़ती जनसंख्या की खाद्य ज़रूरत पूरी हो जाती है। तो वांछित गुणों की उन्नति एवं रोग प्रतिरोधक क्षमता
और उच्च उत्पादन क्षमता को प्राप्त करने के लिए उन्नत किस्म का प्रजनन क्रिया और क्रॉस ब्रीडिंग भी किया जाता है, ताकि हम लोगों को अच्छे से अच्छे क्वालिटी का उत्पादन हो और अच्छे से अच्छे क्वालिटी हम लोगों को उपलब्ध हो सके। संकर जाति या हाइब्रिड जंतुओं का एवं पौधों का उत्पादन किया जाता है, जिससे विभिन्न पादप खाद्य सामग्री के साथ दूध, अंडे आदि का उत्पादन में भी वृद्धि किया जाता है। तो हम लोगों को खाद्य पदार्थ के रूप में बहुत सारे वस्तुओं का मिलता है, जिसमें मेन जो है अनाज, चावल, गेहूँ, मक्का, तेल में सोयाबीन, सूर्यमुखी, नारियल, सरसों, बहुत सारे जो तेल देख रहे हो लिस्ट है बहुत तरह की। यानी जंतुओं में व्हेल मछली का तेल हम लोगों को प्राप्त होता है। जीव जंतुओं से मांस, मछली, अंडे, हम लोगों को बहुत सारे खाद्य पदार्थ जो हैं वो जैव विविधता के कारण उपलब्ध हो पाता है। नेक्स्ट देखो, औषधि एवं दवाइयाँ, ड्रग्स एंड मेडिसिन्स। तो खाद्य स्रोत तो मिलते ही है ही जैव विविधता के कारण। नेक्स्ट क्या है कि औषधि और दवाइयाँ भी हम लोगों को जीव जंतुओं और पेड़ पौधों से उपलब्ध होते हैं। तो जैसे देखो, सिनकोना की छाल से हम लोगों को कुनैन मिलता है, जिससे मलेरिया की दवा बनती है। टेक्सस या ईयू पेड़ से टेक्सस ब्रेविफोलिया या टेक्सस बकाट की छाल से टैक्सोल कैंसर की दवा बनती है। नयनतारा या रोजी पेरीविंकल प्लांट से विक्रिस्टीन एवं विनब्लास्टीन एल्केलॉइड मिलता है, जिससे ल्यूकेमिया की दवा तैयार की जाती है। और देखो, सर्पगंधा या राउवोल्फिया सर्पेंटिना की जड़ से सर्पेंटिन नाइट्रोजन युक्त अल्केलॉइड प्राप्त होता है, जिसको कि पागल जड़ी भी, जो उस जड़ को पागल जड़ी भी कहते हैं। इससे साइजोफ्रेनिया की दवा तैयार की जाती है। रक्तचाप की दवा तैयार की जाती है ब्लड प्रेशर के लिए। नेक्स्ट है पेनिसिलियम नोटेटम, एक फंगस जिससे कि पेनिसिलिन निमोनिया के लिए एंटीबायोटिक दवा तैयार की जाती है। खसखस या पॉपी सीड, जिसमें मॉर्फिन पाया जाता है, साइंटिफिक नेम इसका है खसखस का पेपर सोम्निफेरम। इससे दर्द निवारक दवा तैयार की जाती है। तो वर्तमान समय में फार्मेसी में 25% औषधियाँ मात्र 120 पादप प्रजातियों से प्राप्त होता है। तो इस प्रकार जैव विविधता हम लोगों के लिए मेडिसिन और ड्रग्स के लिए भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट देखिए, इकोलॉजिकल बैलेंस या पारिस्थितिक संतुलन। तो देखो, सभी जीव जंतु एक खाद्य श्रृंखला के अंतर्गत समायोजित होते हैं और वे अपने अकार्बनिक वातावरण के साथ अंतर प्रतिक्रिया करते रहते हैं, जिससे कि एक दूसरे में संतुलन बना रहता है। तो खाद्य श्रृंखला की किसी एक कड़ी का अगर विलोपन प्राकृतिक संतुलन को बिगाड़ सकता है। अगर एक कड़ी कहीं से विलुप्त हो जाए तो इसके कारण प्राकृतिक संतुलन जो है वो बिगड़ सकता है, समस्या उत्पन्न हो सकता है। जैसे देखो, अगर सांपों की प्रजातियों को नष्ट होने दिया जाए तो क्या होगा, चूहों की तादाद बढ़ जाएगी, क्योंकि सांप क्या करते हैं, चूहों को खाते हैं। तो अगर चूहों की तादाद बढ़ जाएगी तो वे क्या करेंगे, फसलों को ज़्यादा से ज़्यादा नष्ट करने लगेंगे। तो पेड़ पौधे को नष्ट करने से क्या होगा, वर्षा पर प्रभाव पड़ता है। इस तरह से हम लोग देख रहे हैं कि संतुलन जो है वो धीरे धीरे बिगड़ने लगता है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे कि जैव विविधता के कारण जलवायु नियंत्रण या क्लाइमेट कंट्रोल भी होता है। किसी स्थान की जलवायु मुख्य रूप से क्या चीज़ पे डिपेंड करती है, वायुमंडलीय दबाव और तापक्रम के ऊपर निर्भर करता है। और हम लोग क्या देखते हैं कि मानव द्वारा विभिन्न प्रकार के जो ईंधन वाहन में या ईंधन के रूप में यूज़ होता है, तो उससे कार्बन डाइऑक्साइड, जो कि एक ग्रीन हाउस गैस है, वो लगातार वातावरण में मुक्त होते हैं। लेकिन इन कार्बन डाइऑक्साइड को
संतुलन करने के लिए पेड़ पौधे क्या करते हैं, इनका उपयोग करते हैं। प्रकाश संश्लेषण क्रिया द्वारा भोजन बनाने के लिए उपयोग करते हैं, जिससे वायुमंडल में तापक्रम नियंत्रित हो जाता है। तो इस प्रकार जलवायु नियंत्रण में भी जैव विविधता का महत्व है। नेक्स्ट देखो, आर्थिक महत्व या इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस। तो हमारी जो अर्थव्यवस्था है वो पूरी कहे तो जैव विविधता के ऊपर ही निर्भर करता है, क्योंकि जितने भी ज़रूरी वस्तुएं हैं, जितने भी ज़रूरी हम लोगों के लिए सामान हैं, आवश्यक वस्तुएं हैं, घर हो, भोजन हो, वस्त्र हो, सभी हम लोगों को ये जैव विविधता के कारण ही उपलब्ध हो पाता है। नेक्स्ट देखेंगे 6 पॉइंट, कला और साहित्य पर प्रभाव, इन्फ्लुएंस ऑन आर्ट एंड लिटरेचर। तो सौंदर्य परक मूल्य या एस्थेटिक वैल्यू इसकी क्या है देखें। तो बिना पेड़ पौधे के, बिना जीव जंतुओं के मानव जाति जो है वो पूरी अधूरी है, उनकी दुनिया सुनी हो जाएगी। क्योंकि पेड़ पौधे के विभिन्न प्रकार के जो है फूल, रंग बिरंगी पशु पक्षी, जीव जंतु, जिसके कारण जैवमंडल का सौंदर्य जो है वो बना रहता है। सांस्कृतिक मूल्य या कल्चरल वैल्यू देखें तो वन्य जीव, पेड़ पौधे किसी देश की सांस्कृतिक संपत्ति हैं, क्योंकि कवि कलाकारों के लिए यह प्रेरणा के स्रोत की तरह कार्य करते हैं। कवि इनके माध्यम से कई कविताएं लिखते हैं, तो कहानीकार कई रचनाएं, और कलाकार विभिन्न प्रकार के जीवों के वेशभूषा में अपनी कला का प्रदर्शन करते हैं। जहाँ चित्रकार मूर्तियाँ बनाते हैं विभिन्न जीव जंतुओं की, विभिन्न पेड़ पौधों, कई कहावतों में भी पशु पक्षियों को, यहाँ तक कि हमारे धर्म ग्रंथ में भी इनका जिक्र है। तो वन्य जीवन के बिना हमारा साहित्य एवं धर्म जो है वो अधूरा लगता है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे जैव विविधता की क्षति के कारण, कॉजेज ऑफ लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी। तो इसमें पहला कारण क्या है, आवासीय क्षेत्रफल में कमी एवं विखंडन। पृथ्वी पर मनुष्य की आबादी लगातार तेजी से बढ़ती जा रही है, जिसके कारण मनुष्य अपने आवास, भोजन, यातायात और विभिन्न सुविधाओं के लिए वनों को नष्ट कर रहे हैं। धरती पर विशालतम अमेज़न के वर्षा वन को भी काटकर सोयाबीन की खेती की जा रही है, चारागाह बनाया गया है। तो प्राकृतिक रूप से रहने वाले जो विभिन्न पशु पक्षी हैं, विभिन्न वनस्पति जो हैं, वो वनों के काटने से उनकी जो संख्या है दिनों दिन नष्ट हो रही है। साथ ही साथ बढ़ते प्रदूषण के कारण भी जैव विविधता की क्षति हो रही है। नेक्स्ट देखेंगे पॉइंट, शिकार या हंटिंग। तो मानव, हम लोग देखें प्राचीन काल से ही शिकारी रहा है। तो मानव अपनी अभी विभिन्न आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए वन्य जीवों का शिकार प्राचीन काल से करते आए हैं, और कभी जीवन निर्वाह के लिए, कभी व्यावसायिक शिकार के लिए, तो कभी खेलकूद एवं मनोरंजन के लिए भी शिकार करना मानव की आदत रही है। तो इसके कारण भी जीव जंतुओं, पक्षियों, मछलियों आदि की विभिन्न प्रजातियां धीरे धीरे शिकार करने की वजह से विलुप्त होती जा रही है। नेक्स्ट पॉइंट है वैश्वीकरण एवं जलवायु परिवर्तन, ग्लोबल वार्मिंग एंड चेंज ऑफ क्लाइमेट। तो वैश्वीकरण क्या है, ग्लोबल वार्मिंग हम लोग जानते हैं, धीरे धीरे पृथ्वी का जो तापमान बढ़ रहा है विभिन्न वायु प्रदूषक गैसों के कारण, जिसके कारण जलवायु में लगातार परिवर्तन आ रहा है। वर्षा में कमी आ रही है, वर्षा जो है दिनों दिन कम हो रही है, और वन भी लगातार सूख रहे हैं, जिसका प्रभाव जलवायु और जैव विविधता पर पड़ रही है। नेक्स्ट है प्रदूषण, पॉल्यूशन। तो वायु, जल, मिट्टी, ध्वनि, विभिन्न प्रकार के प्रदूषण जो है, जिनके कारण जीव जंतु तथा पेड़ पौधे प्रभावित हो रहे हैं। सारा दिन दिखाई देने वाली जो पक्षी, गौरैया हम लोग दिन भर देखते थे, वो आजकल बहुत कम दिखाई पड़ती है, और किसी किसी क्षेत्र में तो करीब करीब विलुप्त जैसी ही हो गई है। गिद्ध भी पहले बहुत दिखाई देते थे और अभी दिख नहीं रहे हैं। तो प्रदूषण के कारण जलीय जीव
तथा सभी जीव जंतु के ऊपर प्रदूषण के प्रभाव जो है वो प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है, जिसके कारण जीव जो है वो धीरे धीरे नष्ट हो रहे हैं। नेक्स्ट पॉइंट है 5वां पॉइंट, देखो अंधाधुंध दोहन या ओवर एक्सप्लॉयटेशन। तो बढ़ती जनसंख्या के कारण लोगों की मांग भी बढ़ते जा रही है, जिससे संसाधन तो लेकिन सीमित मात्रा में है, जिसके कारण संसाधनों का अंधाधुंध दोहन हो रहा है। हवा, पानी, मिट्टी सभी ज़रूरत से ज़्यादा इनके उपयोग किए जा रहे हैं गलत तरीके से, जिसके कारण ये सभी खराब होते जा रहे हैं, इनकी कमी होती जा रही है, जिसका प्रभाव जैव विविधता पर पड़ता है। नेक्स्ट देखो प्राकृतिक प्रकोप या नेचुरल कैलेमिटी। तो मनुष्य अपने विभिन्न क्रियाकलापों के द्वारा प्रकृति और प्राकृतिक संसाधनों का दुरुपयोग लगातार कर रहा है, जिसके कारण आज प्रकृति भी सूखा, बाढ़, भूकंप आदि के द्वारा अपना प्रभाव दिखा रही है, जिसका सीधा प्रभाव जीव जंतुओं यानी जैव विविधता पर पड़ता है। ये जो प्राकृतिक प्रकोप है वो कभी भी किसी भी समय आ सकती है। नेक्स्ट है विदेशी प्रजातियों का प्रवेश, इंट्रोडक्शन ऑफ एक्जॉटिक स्पीसीज। तो मानव अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए विभिन्न जीव जंतुओं, पौधों का नए द्वीप अथवा देशों में प्रवेश कराते हैं, जो कई प्रजातियों के लिए घातक होता है। इसके कारण भोजन एवं वासस्थान के लिए प्रजातियों के बीच द्वंद्व हो जाता है, क्योंकि वासस्थान जो है वो छोटा पड़ने लगता है और नए जीव के लिए यहाँ पे द्वंद्व शुरू हो जाता है। इससे वासस्थान का विनष्टीकरण, विघटन एवं नए रोगाणुओं एवं परजीवियों का भी प्रवेश, नए जीव को लाने से, एक जगह से दूसरे जगह ले जाने से उनके साथ रोगाणुओं और परजीवियों का भी, पैरासाइट्स का भी प्रवेश हो जाता है। जैसे देखो जलकुंभी, वाटर हाइसिंथ जो है वो एग्जॉटिक स्पीसीज़ है, बाहर से आया हुआ ये है वीड है, जो तालाबों या जलीय स्रोतों में पाए जाते हैं और आज ये जलीय प्राणियों और वातावरण के लिए एक खतरा बनकर रह गया है। तो हम लोग देखें कि जैव विविधता की क्षति किन किन कारणों से हो रही है। अब हम लोग देखेंगे कि किस प्रकार के इस क्षति के कारण किस प्रकार की असंतुलन और समस्या उत्पन्न हो रही है। और यहाँ पे हम लोग जैव विविधता के नुकसान के कारण एक जो समस्या है उसके बारे में अध्ययन करेंगे, सुंदरवन की समस्या, सुंदरवन की वातावरणीय समस्याएं, इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम्स ऑफ सुंदरवन। सुंदरवन पश्चिम बंगाल का प्राकृतिक प्रदेश है, जिसका 60% भाग जो है वो बांग्लादेश में और बाकी 40% भाग जो सुंदरवन का है वो पश्चिम बंगाल में स्थित है और इसका क्षेत्रफल 10,000 वर्ग किलोमीटर है। सुंदरवन विश्व का सबसे बड़ा मैंग्रोव वन है। समुद्र के किनारे जो दलदल युक्त जो मिट्टी होती है, लवण युक्त मिट्टी, उसमें ये पौधे उगते हैं। मैंग्रोव वन वहाँ पे होता है, जिसमें सुंदरी, राइजोफोरा, नारियल, गरान आदि वृक्ष उगते हैं। तो यूनेस्को ने सुंदरवन को विश्व विरासत स्थल या वर्ल्ड हेरिटेज साइट कहा है। यहाँ पे बंगाल टाइगर एवं जीवमंडल का सबसे बड़ा रिजर्व ये है। यहाँ की जलवायु सम है और इसमें मैंग्रोव वनस्पति के रूप में सुंदरी और गरान के वृक्ष अधिकता से पाए जाते हैं और सुंदरी वृक्ष अधिकता से पाए जाने के कारण ही इसका नाम सुंदरवन पड़ा है। इसे रामसर जलीय क्षेत्र के लिए चुना गया है। यहाँ अनेक पर्यावरणीय समस्याएं उत्पन्न हो रही है, बढ़ती आबादी के साथ साथ यहाँ पे, और पर्यावरण प्रदूषण आदि जो समस्याएं हैं उसके साथ साथ यहाँ भी अनेक पर्यावरणीय समस्याएं उत्पन्न हो रही है, जिनको हम लोग एक एक करके देखेंगे। तो फर्स्ट देखो, शहरीकरण के कारण मैंग्रोव वनों का विनाश। तो बढ़ती जनसंख्या के कारण सुंदरवन की सुंदरता से आकर्षित होकर लोग यहाँ आके बसने लगे हैं और वनों को काट कर आवास बनाने लगे हैं।
होटलों का तेज़ी से विकास हो रहा है और इस कारण नगरीकरण की जो प्रक्रिया सुंदरवन के में हो गई है, जिसके कारण सुंदरवन के वृक्षों का लगातार विनाश हो रहा है, जिसका असर यहाँ के पर्यावरण पे पड़ रहा है। दूसरा है कृषि। तो आबादी बढ़ने के साथ साथ कृषि कार्य के लिए की जो भूमि है उसकी आवश्यकताएं भी बढ़ती जा रही है, जिसके लिए वनों का विनाश कर कपास, तेलहन आदि कृषि कार्य किए जा रहे हैं। तो वनों का विनाश होना ही पर्यावरण को दूषित करने का एक खास कारण है। नेक्स्ट देखो, पेयजल संकट। तो सुंदरवन की नदियाँ लगातार लवणता से यानी नमकीन पानी जो है वो होता जा रहा है नदियों का अत्यधिक, जिसका कारण क्या है, अत्यधिक जल प्रदूषण। और दूसरा कारण क्या है, समुद्री जल स्तर में जब ज्वार होती है तो ज्वार के समय नदी में समुद्र का जल आके मिल जाता है, जिससे नदी की जल की लवणता जो है वो बढ़ जाती है और पीने के जल का संकट दिनों दिन बढ़ रहा है। 4 नंबर देखो, निवास स्थान का विनाश। तो विभिन्न जनसंख्या बढ़ने के साथ साथ विभिन्न कार्यों के लिए कृषि, यातायात, आवास और अन्य आर्थिक क्रियाओं के लिए प्राकृतिक निवास स्थान का विनाश हो रहा है और जिसके कारण विभिन्न जीव जंतु पौधों को नुकसान पहुंच रहा है, क्योंकि उनके रहने का जो वास स्थान है वही नष्ट हो रहा है। तो जीव विविधता को इसके कारण क्षति हो रही है। नेक्स्ट देखो, प्रदूषण या पॉल्यूशन। तो यहाँ के जो आसपास के नगर हैं वहाँ से बड़ी मात्रा में अवशिष्ट पदार्थ, वेस्ट प्रोडक्ट गंगा नदी में आता है, जो सुंदरवन के स्वच्छ जल को दूषित कर देता है। कोलकाता और हल्दिया स्थित बंदरगाहों से भी जो कीचड़ निकाला जाता है वह भी प्रदूषण फैलाता है। एक घटना 8 दिसंबर 1914 को हुई थी। सुंदरवन के नदियों में 350 टन तेल लीक हो गया था, जिसके कारण जितने भी जलीय जीव हैं उनको काफ़ी नुकसान हुआ। डॉल्फिन, नमकीन जल के मगर, बंगाल टाइगर एवं चीतल के अस्तित्व को भी संकट हो गया है। अगला पॉइंट देखो, हिंसक प्राणियों की संख्या में असंतुलन। तो बढ़ती आबादी के साथ बढ़ते जल समस्या, वन भूमि के अभाव के कारण हिंसक प्राणियों की संख्या में असंतुलन हो रहा है, जिससे जैव विविधता प्रभावित हो रहा है। नेक्स्ट देखो, बढ़ते समुद्र जल स्तर के कारण द्वीप का डूबना। तो सुंदरवन का जल स्तर बाढ़ के कारण या समुद्री ज्वार उठने के कारण समुद्र के जल स्तर में वृद्धि होती है और द्वीप का जो बड़ा हिस्सा है कभी कभी जलमग्न हो जाता है, जलमग्न हो रहा है, जिससे वनस्पति एवं जीव जंतु जो है वो लगातार नष्ट हो रहे हैं। तो ये सभी सुंदरवन से जुड़ी हुई कुछ समस्याएं हैं जिसको हम लोग देखें। जैव विविधता संरक्षण, कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी अगले क्लास में करेंगे।